हाँ रिकॉर्डिंग चालू हो गई। हाँ बेटा आवाज आ रही है क्या, बताना एक बार क्लियर। ओके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या किसी को? चैप्टर फर्स्ट में कुछ पूछना है, ऐसा पूछना है क्या? निबंधात्मक का 10वां प्रश्न देखो बेटा एक बार, बुक देखो अपनी पेज नंबर 26 पे। सभी बच्चे देखो बुक में निबंधात्मक का 10वां क्या कह रहा है, देखें। नॉन स्टाइकियोमेट्री क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O को प्रयोगशाला में बनाया गया। देखते हैं, देखें अभी मार्कर कहाँ गया सर, एक ही नहीं है उस कमरे में से लेके आ मार्कर, उधर वाले साहिल कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, 8वां? कौन सा 8वां पूछ रहा है बेटा? वेरी शॉर्ट का कौन सा 8वां प्रश्न बताना है? वेरी शॉर्ट का 8वां प्रश्न, वेरी शॉर्ट का 8वां, निम्नलिखित में किसी चालक में उच्चतम संकुलन क्षमता, ये वाला प्रश्न क्या? वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्या लिख रहा है तू? वेरी शॉर्ट का बताना है कि शॉर्ट का बताना है? पेज नंबर 24 वाला प्रश्न बताना है क्या? वेरी शॉर्ट शॉर्ट नहीं, फिर कौन सा? निबंधात्मक वाला 8वां बताना है कि पेज नंबर 26 पे? निबंधात्मक का 8वां बताना है क्या? ऑप्शन वाला 8वां। ये बेटा मैंने बता तो दिया था पहले, समन्वय संख्या 8 निम्न में से किस धनायन की होगी? वो होगी सीजियम क्लोराइड की। कारण ये बीसीसी जालक के रूप में उपस्थित होता है। इसके अंदर जो धनायन है ना, उसको 8 ऋणायन जो कोने के ऊपर उपस्थित होंगे वो घेरे हुए रहते हैं। समझ गया? इसमें डायरेक्ट तुम्हें याद रखना पड़ेगा CaCl होगा इसका आंसर, क्योंकि एक सीजियम को जो 8 ऋणायन है वो घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना। अब देखो पेज नंबर 26 पे 10वां प्रश्न कह रहा है नॉन स्टाइकियोमेट्री क्यूप्रस ऑक्साइड प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कम है। Cu2O का अनुपात दिख रहा है अपने को 2:1 है, परंतु इससे कुछ कम आया अनुपात। क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक है? बेटा ध्यान दो, तुमने वो पढ़ा था नॉन स्टाइकियोमेट्री है, जो त्रुटि होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो धनायन रिक्तिका के कारण, एक तो धनायन का आधिक्य अपन ने पढ़ा था, और एक पढ़ा था क्या? धनायन न्यून। ठीक है, एक तो आपने पढ़ा था धातु आधिक्य दोष और एक पढ़ा था धातु न्यून दोष। तो बेटा ये कह रहा है इस अनुपात से कुछ कम आया, इसका मतलब इसमें से धनायन क्या हो गए? रिक्तिका जालक से बाहर चले गए। आई बात। अब अपन ने पी प्रकार का अर्धचालक पढ़ा था, क्या होता है पी प्रकार का अर्धचालक? जब वर्ग 14 के सदस्य हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनके अंदर अपन ने वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाई थी। तो वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाई थी, तो वर्ग 13 के पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, जबकि इसके पास 4 थे। तो 3 तो सहसंयोजक बंध बन गए थे, एक क्या हो रही थी वहां? धनायन की रिक्तिका उत्पन्न हो रही थी। तो इसका मतलब ये कह रहा है, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये पी प्रकार का बिल्कुल सही पी प्रकार का अर्धचालक है? क्यों? क्योंकि क्यूप्रस ऑक्साइड में भी 2:1 से कुछ कम अनुपात आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर धनायन रिक्तिका उपस्थित है। ठीक है, धनायनों ने क्रिस्टल जालक को छोड़ दिया, और धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़ेंगे तो पी प्रकार के अर्धचालक ही बनेंगे, क्योंकि धनायन रिक्तिका उत्पन्न होगी वहां। समझ गए? सरल है बिल्कुल। ठीक है, और बोलो किसमें दिक्कत आई? और कोई है? कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं आ रहा था? ये धातु न्यून दोष का भाग है, ये चीज ध्यान रखना। धातु आधिक्य का नहीं है। धातु आधिक्य के अंदर ये धनायन नहीं जाता है, ऋणायन जाता है वहां। समझ में आ रही है? या तो ऋणायन क्या होगा? ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न होगी, जैसे तुमने NaCl वाला उदाहरण पढ़ा था। ये ZNO का उदाहरण पढ़ा है ना तुमने, ZNO। जैसे ऑक्सीजन मैंने बताया था ऑक्साइड युक्त यौगिक होंगे, उसमें ऑक्सीजन गर्म करते ही निकल जाएगी, वैसा उदाहरण पढ़ा था। लेकिन इसमें हटाना नहीं है, इसमें तो अनुपात कुछ कम बता रहा है, मतलब धनायन रिक्तिका है, धातु न्यून दोष का भाग है। ठीक है, और बोलो बेटा कोई ऐसा प्रश्न जो नहीं आया हो? आ गए और सब? ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखो। कल मैंने तुम्हें फॉर्मूले स्टार्टिंग के बताए थे, अभी लेसन अपने स्टार्ट नहीं हुआ है ढंग से। महिमा
और कुछ पूछना है क्या इस चैप्टर में? चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट है बेटा कल, बढ़िया से तैयारी करके देना, पूरा पाठ पढ़ के। 70, हाँ नहीं है दिक्कत, कोई बात नहीं, तो पूरे नंबर कम से कम ये कोशिश रहनी चाहिए 70% से ऊपर नंबर है, क्योंकि पेपर कोई ये नहीं है कि मैं कोई बहुत सरल तुम्हें इस बार पेपर दूंगी। ज्यादातर मैंने पेपर बिल्कुल तुम्हारे लेवल से भी डाउन पेपर बनाए, अब की बार थोड़ा ढंग से पढ़ा दिया इस पार्ट को, तो पेपर भी बढ़िया होगा। ठीक है, अब चैप्टर सेकंड आज स्टार्ट करेंगे। 5 सूत्र याद होने चाहिए। कौन कौन से? सुन लो पहले। द्रव्यमान प्रतिशत पहला, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीनों में कोई दिक्कत है क्या किसी को? कल मैंने आपको बताया था विलय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं, और विलयन किसको कहते हैं, बताया था। किसी पदार्थ में किसी विलयन के अंदर जो कम मात्रा में उपस्थित होगा ना वो विलय होगा, ठीक है। जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक है, और उन दोनों के मिश्रण को अपन विलयन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात ढंग से? तो किसी का भी, चाहे तुम द्रव्यमान प्रतिशत निकालो आयतन या द्रव्यमान आयतन, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो वहां द्रव्यमान काम में आएगा विलयन का, आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो विलयन का आयतन काम में आएगा। आयतन ml में या लीटर में हो सकता है, द्रव्यमान ग्राम में या किलोग्राम में हो सकता है। द्रव्यमान का मतलब भार होता है, भार। समझ में आ रही है बात? आयतन लीटर में ml में हो सकता है। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र क्या होगा कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल कितने हैं वो देख लेंगे, अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, किसके अंदर बेटा? ग्राम में। समझ में आ रही है बात? इसमें आयतन प्रतिशत में वही विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन ml में। द्रव्यमान आयतन में विलय के मोलों की संख्या ऊपर तो आ जाएगा ये, और नीचे आयतन आ जाएगा विलयन का आयतन ml में। आ गई बात अच्छे समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या जैसे सपोज करो अभी मैं तुम्हें दे दूं, जैसे 2 ग्राम NaOH है मेरे पास, या कुछ भी मान लो 2 ग्राम मेथेन है, इसके मोल कैसे निकालोगे? अणु भार से विभाजित करके। जैसे 2 ग्राम मेथेन था तो 2 हो गया इसका मोल, n बराबर होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो इसका 2 ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान, जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुणा 4 तो हो गया टोटल 16, तो मैथेन का हो जाएगा 16, तो 2 बटा 16 से निकालेंगे अपन, मतलब 1 बटा 8 इसका आ जाएगा मोलों की संख्या। समझ में आ रही है बात ढंग से? ठीक है, तीनों सूत्र अच्छे से याद कर ले। उसके बाद आता है मोलरता और मोललता, दो चीजें और है। मोलरता, रता और लता का ही फर्क है और कुछ भी नहीं। क्या होते हैं दोनों ढंग से समझे। मोलरता और मोललता, हाँ भाई ध्यान दो, देखो बुक में देखते जाए, याद कर लेना, एक एक तुम्हारे फॉर्मूले दिए हुए ऊपर विलयन। हाँ ये चीज अपन मोल निकालने, द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ध्यान दो, मोल नहीं, विलय का जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो तो विलय का द्रव्यमान आएगा ऊपर, आयतन प्रतिशत निकाल रहे हो तो विलय का आयतन आएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल रहे हो तो ऊपर द्रव्यमान है नीचे आयतन, तो मतलब विलय का तो आ जाएगा द्रव्यमान और विलयन का आ जाएगा आयतन, और मोलों की संख्या तो अपन मोलरता में मोललता में निकालेंगे। तो ध्यान दो, मोलरता, मोलरता को बेटा अपन कैपिटल M से दर्शाते हैं, समझ में आई बात, और मोललता को अपन स्मॉल m से। देखो यही फर्क है दोनों में, इसी से तुम्हें पता चल जाएगा। क्या करना है, जो मोलरता है ध्यान दो, मोलरता के अंदर तो क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान दे, बोर्ड पे देखो सभी, इसमें सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या, क्या होती है मोलरता, बटा कैपिटल M बराबर विलय के मोलों की संख्या, बटा में क्या आएगा बताओ, विलयन का आयतन लीटर में। समझ में आ रही है बात? इसमें रता में आयतन आएगा और मोललता के अंदर द्रव्यमान आएगा, रहेगी दोनों चीजें। मोलों की संख्या तो सब में निकालनी, विलय के मोलों की संख्या, द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर द्रव्यमान निकलेगा विलय का, आयतन प्रतिशत में आयतन निकलेगा विलय का,
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में द्रव्यमान तो निकलेगा विलय का और आयतन निकलेगा विलयन का। ठीक है, मोलरता, रता के अंदर तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन होगा नीचे, और मोलरता स्मॉल एम में विलय के मोलों की संख्या होगी ऊपर, यहाँ आयतन होगा विलयन का बटा विलायक का द्रव्यमान होगा नीचे किलोग्राम में। अगर वो लीटर में है ना तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद रहे तो ये चीज ध्यान से सुन ले। देखो मोल लता, लता लास्ट में शब्द आ रहा है लता, तरीका बता दूं तुम्हें। लता मतलब लता किसी का नाम हो सकता है, किसी भी लड़की का नाम मान लो लता, तो लता मतलब उसका वजन, लता का वजन लीटर में होगा कि किलोग्राम में होगा। किसी का भी वजन मान लो, जैसे मेरा वजन है तो मैं मेरे वजन के लिए क्या बोलूंगी, जैसे मेरे में 50 किलो वजन है तो मैं 50 किलो बोलूंगी कि 50 लीटर बोलूंगी, 50 किलो। इसका मीनिंग जैसे ये लता, ये नाम है, तो जिस शब्द में किसी का नाम आ रहा है ना, अरे आज की छुट्टी थी तुम कैसे आ गए हैं? अच्छा हॉस्टल के हो गया तुम दोनों, बैठ जाओ। हाँ भाई ध्यान दो। तो समझ में आई बेटा बात कि अगर नाम लता आ रहा है ना तब तो तुम्हें लेना है द्रव्यमान, क्योंकि किलोग्राम में ग्राम में इनमें द्रव्यमान ही होता है, और लीटर जहाँ शब्द आ जाए ना वहां आयतन होता है। समझ में आ रही है बात ढंग से? और ये है मोल रता, रता में ध्यान रखना, लता शब्द का मतलब किसी का नाम है, नाम है इसका मतलब उसका वजन किलोग्राम में होगा, किलोग्राम है इसका मतलब वो द्रव्यमान होगा। समझ गए? बटा में उसमें द्रव्यमान आएगा, और मोल रता के अंदर बच इसमें द्रव्यमान आ गया तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा? आयतन। समझ गए क्या? देखो हाँ बेटा, इसके अंदर विलयन का नहीं आएगा, विलायक का आएगा, केवल उसमें विलयन का ही आएगा आयतन, विलय प्लस विलायक दोनों का आएगा। ठीक है, तुम्हारे यहाँ बुक के अंदर इसमें दिए हुए नहीं है क्या फॉर्मूले? उसका दिया हुआ नहीं है इसमें अपने, वैसे होने तो चाहिए इसमें, ये इस बार हटा दिए क्या कोर्स से? होने चाहिए मोलरता में, एसपी में तो है, इसमें नहीं है, आरबीएससी में नहीं है, तो फिर वो कोर्स का भाग नहीं है इसमें बेटा, अपनी बुक में नहीं दिए हुई है ये चीजें। बाकी फिर भी ये चीज ध्यान रखो, मोलरता और मोलरता शब्द तो इसमें दिए हुए हैं, चाहो तो तुम ये चीज कॉपी में लिख लेना कि मोलरता कैपिटल एम से दर्शाते हैं अपन, तो मोलरता कैपिटल एम बराबर सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में, यहाँ विलियन का आयतन आएगा, विलियन का आयतन, ये चीज लिख ले अपनी बुक में, इसमें नहीं है, आरबीएससी में नहीं है, एसपी वगैरह में इनमें तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। और मोल लता, ये तो हुआ है मोलरता जिसको अपन कैपिटल एम से दर्शाते हैं। मोलरता सूत्र सारे याद होने चाहिए, मैं किसी भी समय किसी से भी पूछ सकती हूँ 5 सूत्र कोई से भी जो शुरू में दिए हुए बुक में। मोललता बराबर होती है विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। समझ गए? पांचों फॉर्मूले याद करने ढंग से, जिसमें से 3 तो किताब के शुरू में ही दिए हुए, बाकी नहीं दिए हुए। अब अपना चैप्टर सही मायने में अब स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान दो, उतार लेना भाई, दोनों फॉर्मूले लिख लेना। अब चैप्टर ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत सरल लेसन है, काल्पनिक लेसन है, ये सुन ले, कल्पना करके पढ़ोगे ना इस लेसन को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो देखते हैं, देखें लेसन अपना स्टार्ट है विलयता से। विलयता का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, विलय समझ गए किसको कहते हैं? विलय, विलय, विलायक और विलयन, क्या मतलब होता है विलय का? जैसे मैंने तुम्हें सिंपल सा उदाहरण दिया था कल नींबू पानी बनाने का, जैसे तुम नींबू पानी बना रहे हो, एक शुद्ध जल का गिलास पानी का भरा हुआ ले लिया तुमने, वो पानी का गिलास विलायक है जिसमें कोई चीज नहीं मिलाई, नींबू ले लिया, चीनी ले ली, नमक ले लिया, जो भी चीज तुम्हें मिलानी है उसमें, वो सारे विलय हैं, जो उस पानी में मिलने जा रहे हैं वो सब विलय कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ही तुमने उन सबको मिला दिया पानी में, जो मिश्रण तुम्हारे पास बन गया, जो नींबू पानी तैयार हो गया, वो विलयन कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो हमारी केमिस्ट्री क्या मानती है, जो कम मात्रा में उपस्थित है वो विलय कहलाता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे जल की मात्रा ज्यादा थी वो विलायक कहलाता है, और दोनों का मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयता, विलयता का मतलब है
विलय को विलायक के अंदर मिश्रित करना। विलय लिया तुमने, नींबू लिया, नमक लिया, पानी, जो भी चीनी ली, उसको उस पानी में घोला। तो घोलने पर बेटा तुमने क्या क्या परिवर्तन उसमें देखे? विलयता मतलब वो किस प्रकार से विलय हुआ, घुल गया उसमें, वही क्रिया अपनी विलयता कहलाएगी। जो अपन काम कर रहे हैं उसको घोलने का वही विलयता है। तो तुम्हें ध्यान से मेरी बात सुनते जाए, बहुत बढ़िया बढ़िया और सम्मानित अपन इसमें केमिस्ट्री जो रसायनज्ञ थे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने मान लिया मेरे पास ठोस पदार्थ है, मैंने उसको घोला किसमें? जल में। जैसे चीनी ठोस ही होती है, नमक ठोस ही होता है, नींबू ठोस ही होता है, ये सब सारे ठोस है। उनको अपन क्या कर रहे हैं? नींबू ठोस नहीं है, नींबू थोड़ी घुलेगा उसमें, नींबू का रस घुलेगा, वो तो लिक्विड स्टेट में है, द्रवित अवस्था में। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले मैं विलय करने का मतलब ठोस पदार्थ को किसमें घोल रही हूँ? जल में, लिक्विड में, ठीक है। दूसरा मैं देखूंगी लिक्विड पदार्थ है, जलीय ही अवस्था है, जलीय जल ही तुम्हारे पास विलय है, उसको तुम किस में घोल रहे हो? जल में घोल रहे हो। मतलब विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था क्या है? समान है। समझ गए? तीसरी चीज देखो, गैस, गैस को मैंने घोला जल में। देखो ये तीनों अवस्था क्या है? विलायक है। तो मेरे पास विलायक तो तीनों समान अवस्था में है, तीनों ही द्रवित अवस्था में है। लेकिन विलय, ये विलय है, विलय ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। समझ गए? अब अपने दिमाग में बिठा लेंगे, मुझे ये लेसन कहीं मुझे पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, तुम कितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता, प्रभाव अपने आप याद हो जाएंगे। एक ठोस पदार्थ को जब तुम जल में घोलोगे, एक नंबर पे मैंने पढ़ा ताप का प्रभाव। खुद दिमाग लगा के बताओ कि जब ठोस को द्रव में घोलोगे तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे, जैसे अभी चीनी है, एक तो उसको तुम ठंडे पानी में घोलो और एक उसको गर्म कर लो उस पानी को, बताओ चीनी जल्दी किसमें घुलेगी? गर्म पानी में। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि ठोसों के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल पाया जाता है। जैसे ही तुम ताप बढ़ाओगे ठोसों के मध्य के बंध क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, और टूटते ही वो आसानी से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। समझ में आ गई बात? अर्थात ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलयता क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात ठोसों की द्रव में विलयता ताप के क्या होती है? समानुपाती होती है। समझ में आ गया ना? पहला प्रभाव, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तापमान के समानुपाती होगी क्या? विलयता। समझ में आ गई बात ढंग से? कौन से में होगी ये बात जरूर याद रखना, किसमें होगी? ठोस को द्रव में विलय करके। ये नहीं कहीं गैस के लिए पढ़ लो, गैस के लिए मामला उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। जब ठोसों को अपन द्रव में विलय करेंगे तो ताप बढ़ाने के साथ साथ विलयता भी बढ़ती जाएगी। पहला प्रभाव आ गया समझ में। दूसरा प्रभाव, चलो दाब का प्रभाव। बोलो बेटा, दिमाग लगा के बोलो, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सरल है। दाब का मतलब एक तो ठोस के अणु पहले ही बहुत पास पास थे, यदि तुम उन पे दाब बढ़ाओगे तो वो और क्या हो जाएंगे? पास आ जाएंगे। तो विलयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों? क्योंकि विलय करने के लिए अपने को उन कणों को क्या करना है? दूर दूर करना है। समझ में आ रही है बात ढंग से? अर्थात दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या? विलयता। समझ में आ गई बात ढंग से? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगी विलयता। किसकी विलयता? ठोसों की द्रव में विलयता। समझ गए? क्योंकि दाब बढ़ाने से ठोसों के कण और पास आ जाएंगे, जिसके कारण उनका बल, उनका बंध जो था वो और प्रबल हो जाएगा। समझ गए? दोनों प्रभाव कंप्लीट। तीसरा देखो, ठोसों की प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री में। ठोसों की प्रकृति का मतलब समान समान को घोलता है, ये बात अपन जानते हैं। समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि ठोस पदार्थ जो तुमने लिया है, यदि वो किस प्रकृति का है? आयनिक प्रकृति का है। जैसे मान लो भी नमक ले लिया तुमने, NaCl, किस प्रकृति का होता है बेटा? आयनिक प्रकृति का। और ये लिक्विड के रूप में, विलायक के रूप में तुमने ले लिया क्या? जल। जल भी किस प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का।
तो दोनों की प्रकृति कैसी है? समान है। यदि विलय और विलायक की प्रकृति समान है, दोनों ही आयनिक है या दोनों ही सहसंयोजक है, तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे? विलय हो जाएंगे। समझ गए? जैसे मान लो भी तुमने विलायक ले लिया, कोई भी कार्बनिक विलायक, जैसे बेंजीन ले ली, जैसे इथर ले लिया या अल्कोहल ले लिया, तो उस कार्बनिक विलायक में कोई कार्बनिक जो पदार्थ होगा वो जल्दी घुल जाएगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से? कार्बनिक विलायक होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ जल्दी घुलेगा, आयनिक विलायक होगा तो उसमें आयनिक पदार्थ जल्दी घुलेगा। तीनों प्रभाव समझ में आ गए? ताप विलयता ताप बढ़ाने के साथ साथ विलयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर विलयता घटती है, और ठोसों की प्रकृति की समान समान को घोलता है। यदि ठोस पदार्थ की प्रकृति आयनिक है और विलायक की प्रकृति भी आयनिक है तो विलयता बढ़ेगी। समझ गए? आसानी से विलय हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा सभी पेज नंबर 28 पे देखो। बोलो तीनों प्रभाव आ गए क्या समझ में? इसमें प्रभाव 2 ही लिख रखे हैं, मैंने तुम्हें तीनों समझा दिए। इसमें पॉइंट 2 लिख रखे हैं, बाकी प्रभाव 2 में ही तीनों दिए हुए। जो दूसरे नंबर का है ना ताप, उसी के नीचे दाब का भी दे रखा है। ठीक है, देखो पहला प्रभाव है प्रकृति। देखो ध्रुवीय विलायक होगा तो ध्रुवीय पदार्थ जल्दी घुल जाएगा, सारी बात लिखी हुई है, किताब से पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ताप का प्रभाव, देखो ताप के प्रभाव के लिए यहाँ बात लिखी हुई है, देखो डेल्टा एच का मान है ये लाशी-तेलिय के नियमानुसार। पेज नंबर 28 पे देखो एक पैराग्राफ है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 शून्य, अर्थात विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ताप में वृद्धि होने पर ठोसों की विलयता में वृद्धि होगी। ध्यान देंगे क्या कह रहा है? डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच बोलते हैं अपन एंथैल्पी परिवर्तन को। आ रही है बात समझ में? डेल्टा एच का मान क्या है इसमें लिखा हुआ है, देखो 0 से ज्यादा हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं? 0 से ज्यादा होगा तो ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, अपनी ओर अवशोषित कर। इसका मतलब ठोसों ने ताप को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। समझ में आ रही है बात? ग्रहण कर लेंगे तो ग्रहण करते उनके मध्य के बंध टूट जाएंगे, जिसकी वजह से इस स्थिति को ध्यान रखना कि यदि ठोस पदार्थ तापमान को ग्रहण करेंगे ना, जब भी उनके बंध टूटेंगे और टूटते ही वो क्या हो जाएंगे? विलय हो जाएंगे। समझ गए? यदि डेल्टा एच का मान 0 से क्या है? कम है। समझ में आ रही है बात? स्थिति नंबर 2 देखो पेज नंबर 28 पे, तो विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा क्या होगी? मुक्त होगी। देख रहे हैं उधर से डेल्टा एच का मान 0 से कम है। 0 से कम का मतलब धनायन या ऋणायन तो समझते हैं क्या? अरे 0 से कम का मतलब धनायन होगा कि ऋणायन होगा? धनायन होगा 0 से कम, ये होगा ऋणायन। ऋणायन का मतलब ऊष्मा मुक्त होगी कि ग्रहण होगी? मुक्त होगी। अब ये स्थिति में बताओ, देखे दिमाग लगा करके, कि ऊष्मा मुक्त हुई तो क्या पदार्थों ने ताप को ग्रहण किया है क्या? नहीं ग्रहण किया। ग्रहण करते ना तो बढ़ता मान, इसमें इन्होंने ग्रहण, जब तापमान ग्रहण ही नहीं किया तो विलयता बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। इस स्थिति में विलयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात? दोनों स्थितियां। ये बेटा पहला टॉपिक विलयता का। कौन सी विलयता कंप्लीट हो गई अपनी? ठोसों की द्रव में विलयता। समझ गए? ये ठोस की द्रव में विलयता पूरी। अब देखो दूसरा टॉपिक, ध्यान इसको इसी तरीके से समझ समझ के पढ़ना। दूसरा, पहले मैं द्रव से द्रव में नहीं देख रही, पहले मैं नीचे वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ जैसा बुक में है, बुक के अनुसार चलते हैं। हाँ भाई मयंक, आज मयंक क्लास नहीं ले रहा क्या? मयंक क्लास नहीं ले रहा दिखता है आज, छुट्टी का ध्यान था शायद। बोल महिमा, समझ में आ गया क्या फर्स्ट टॉपिक? ठोस की द्रव में विलयता। है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई डाउट है? आ गया समझ में सभी को? यस मैम आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने आ जाओ। पहले बेटा गैस किताबें खोल के रखा करो, जब तुम्हें ध्यान रहेगा कि अपन कहाँ पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? किताबों से देखा करो पेज नंबर अपन 28 पे। कोई बात नहीं समझ में आए ना तुरंत बोल दिया करो उसी समय
कि मैडम पेज नंबर 28 की बात, 27 की बात, ये जो भी है दोबारा समझा। गैसों की द्रव में चल रहे हैं अपन। मैं पूरा बुक से इसीलिए पढ़ा रही हूँ बेटा ताकि तुम बुक से ही याद करो। मैं पहले इसको समझा रही हूँ, ये दूसरे नंबर वाला टॉपिक अपन बाद में समझे। देखो गैसों की द्रव में, दिमाग लगाते जाना, बताते जाना उत्तर। पहला प्रभाव पढ़ रही हूँ ताप का। ये गैसों की द्रव में मतलब तो समझ गए क्या? विलय कौन है? गैस है। और विलायक कौन है? द्रव है। बताओ ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? दिमाग लगा के बताओ। देखो इस कमरे में मान लो गैस के अणु फैले हुए चारों तरफ। मैं तुम्हें एक गिलास पानी दूं, कहूं बेटा गैस के अणुओं को इस पानी के गिलास में घोल लाओ, तो तुम कैसे घोलोगे बताओ? तुम कहोगे मैडम उनको घोलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पास पास लाना पड़ेगा। यदि तुमने तापमान बढ़ा दिया तो वो कण तो और दूर चले जाएंगे, तो क्या घुल सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आ गई बात समझ में? देखो इसका बिल्कुल उल्टा है मामला। समझ गए? गैसों का ताप बढ़ाने पर उनकी विलयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो उन गैस के अणु पहले ही बहुत दूर दूर है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात पे चलो, दाब का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि इसी के अंदर अपन किसका नियम पढ़ेंगे? हेनरी का नियम पढ़ेंगे। हेनरी ने एक अपना नियम दिया। देखो यहाँ तुम्हें सारी बात बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण समझ में आएंगे। दाब का प्रभाव, अभी भी कहा ना मैंने, एक गिलास पानी ले लो और कमरे में कह दूं कि घोल दो इसको, नहीं घुलेगा। धीरज कह रहा है बढ़ेगी, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है, बढ़ेगी। गैसों के ऊपर अपन दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ाते ही गैसों के अणु क्या होंगे? पास में आएंगे, और अपने को उनको पास में तो लाना है विलय करने के लिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलयता क्या होती है? बढ़ती है। समझ में आ गई? हेनरी ने अपना क्या नियम दिया? हेनरी ने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब समझो हिंदी में क्या कहा हेनरी ने? हेनरी के नियमानुसार नियत ताप पर, मतलब तापमान को परिवर्तित नहीं करना है, तापमान को कांस्टेंट कर लो। नियत ताप पर, ये मैं तुम्हें भी सरल भाषा में लिखवाऊंगी, तुम सरल भाषा में ही अपनी किताब में लिख लेना, क्योंकि हेनरी के नियम की लैंग्वेज इसके अंदर ऐसी है कि तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी ये, इसलिए मैं लिखवा दूंगी तो वो बात लिख लेना कि हेनरी क्या कहना चाहता था। हेनरी ने कहा नियत ताप पर गैसों का आंशिक दाब, क्योंकि बेटा गैसों पे ये नहीं है कि एक साथ पूरा दाब बढ़ा दो, एक साथ दाब नहीं बढ़ता है। गैसों का आंशिक मतलब धीरे धीरे दाब बढ़ाना है अपने को। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ध्यान दो, नियत ताप पर गैसों का आंशिक दाब उस इस विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब मतलब क्या है मोल भिन्न, और ये क्या चीजें होती है ध्यान दो। मोल भिन्न को अपन एक्स से दर्शाते हैं, पढ़ा है तुमने ये 11वीं में। जैसे मान लो मेरे पास, मैंने मान लिया विलय के अणु ए मान लिए, विलायक के अणुओं को मैंने बी मान लिया। तो जैसे तुम्हें मान लो इस विलय के अणुओं की, विलय के लिए मोल भिन्न निकालना है तो मैं यहाँ लिख लूंगी एक्स ए, विलायक के लिए निकालना है तो मैं लिख लूंगी एक्स बी। तो कैसे निकालेंगे? एक्स ए बराबर होता है इस ए के मोलों की संख्या मतलब एन ए बटा कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी। आ गई बात ढंग से समझ में? ऐसे मान लो मुझे विलायक की मोल भिन्न निकालनी है तो एक्स बी बराबर होता है इसकी मोलों की संख्या एन बी बटा कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन। आ रही बात समझ में? विलय के अणु चाहे कितने भी हो, विलायक के कितने भी हो, उन सबकी मोल भिन्न का योग सदैव इकाई के बराबर होता है। अर्थात एक्स ए प्लस एक्स बी, या और भी मान लो बहुत ढेर सारे अणु हो तुम्हारे पास, सब अणुओं का योग जो होगा मोल भिन्न का वो सदैव एक के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? मोल भिन्न होता है उन मोलों के अणु बटा कुल मोल जो जितने हैं उन अणुओं की संख्या। ठीक है, तो हेनरी ने ये कहा कि बेटा जब अपन दाब बढ़ाएंगे ना धीरे धीरे, तो अणु क्या होंगे? गैसों के पास आएंगे, पास आएंगे मतलब उनके मोल भिन्न क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात?
अपन ने विलयता कह दिया था, इसने मोल भिन्न कह दिया। बाकी ये चीज ध्यान रखो कि गैसों का जब अपन दाब बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे गैसों की विलयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अर्थात हेनरी के नियम का गणितीय रूप कैसे देंगे अपन? हेनरी ने कहा आंशिक दाब, मैंने मान लिया P लिख दिया जैसे आंशिक दाब। ठीक है, P समानुपाती किसके होगा? मोल भिन्न के। उसने यही तो कहा है कि गैसों का आंशिक दाब उनकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समझ गए? जैसे P A के लिए निकालोगे तो X से हो जाएगा, आंशिक दाब B के लिए निकालोगे तो X भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक, जब भी समानुपाती के चिन्ह को हटाते तो एक स्थिरांक आता है, के लिख लिया मैंने। अब हेनरी ने दिया था तो हेनरी की स्पेलिंग का क्या आ गया? H, इसलिए मैंने इसको लिख लिया KH। समझ गए? X, जहां KH बराबर क्या है? हेनरी स्थिरांक। समझ में आ गई ना बात अच्छे से? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? दोबारा नियम सुन ले नहीं, मेरी आवाज सभी को सुन रही है, कॉपी में लिख लो। ये आ रही बात समझ में? कॉपी में नोट कर लो, कारण इसकी सरल भाषा है, ऐसी नहीं है बुक की जो तुम्हें समझ में आ जाएगी। लिख लो हेनरी के नियमानुसार, लिखो बेटा हेनरी के नियमानुसार नियत ताप पर गैसों का आंशिक दाब, नियत ताप पर गैसों का आंशिक दाब उनकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। उनकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अर्थात गणितीय रूप लिख दो इसका, अर्थात ये रहा P समानुपाती X, P समानुपाती X, P बराबर KH और गुणा में क्या रह जाएगा? X। यदि ध्यान दो A क्या है बेटा? विलय मान लिया मैंने A को, और B को क्या मान लिया? विलायक मान लिया। समझ में आ रही है बात? तो A के लिए मोल भिन्न X A बराबर क्या होगी बताओ? इस A के मोलों की संख्या Na बटा कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। आगे बात समझ में? तथा XB कैसे निकालेंगे? B के मोलों की संख्या Nb बटा कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। आ गई बात अच्छे से? मैंने बताया था कितने भी घटक हो जाए तुम्हारे पास, जैसे A विलय मान लिया, B विलायक मान लिया, और भी ज्यादा घटक होते हैं अपने पास, उन सभी घटकों की मोल भिन्न का योग इकाई के बराबर, 1 के बराबर होता है। अर्थात XA प्लस XB या और भी ज्यादा होते, उन सब का योग सदैव 1 के बराबर होगा। ये चीज भी नोट कर लो अपनी कॉपी में। समझ रहे हैं बात? लिख लिया सभी ने? नियम दोबारा सुन ले। हेनरी के नियमानुसार नियत ताप पर, ध्यान से सुन लो, गैसों का आंशिक दाब उनकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये तुम्हारे एक पेज की पूरी रामायण दे रखी है, उसने सारी बात कह रखी है कि मैंने धीरे धीरे दाब बढ़ाया, विलयता बढ़ी, दाब बढ़ाया, विलयता बढ़ी। पर उस सिद्धांत का, उसके नियम का मतलब ये है कि गैसों का आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समझ गए क्या? अरे एक भी क्लास दूसरे चैप्टर में से मिस नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ। ये लेसन तुम्हारे लिए फिर समझ के बाहर हो जाएगा। सरल बहुत है, बहुत सरल लेसन है, पर समझ में जब आएगा जब रोज क्लास में प्रेजेंट रहोगे। इधर उधर की बातें नहीं, दिखता नहीं है ना बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी आवाज सुनो बस के, आवाज सुनने से ये लेसन समझ में आ जाएगा। हाँ हो गया निशा? आ गई बात ढंग से? उदाहरण देखो, सुनो ध्यान से, उदाहरण मेरी बात ध्यान दे। देखो तुमने क्या देखा है, एक तो जैसे अपन ने देखा है पहाड़ों पर,
जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते, देखो कितने जबरदस्त एग्जाम्पल है इसके। जो ऊंचाई पे रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं ना, वहां जब वो खाना पकाते हैं तो इसका एक प्रश्न देखो, जैसे बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, तुम एसपी की इनकी बुक में, रेफरेंस किताबों में देखोगे, अन्य महत्वपूर्ण, उसमें प्रश्न है कि जब ऊंचाई पे रहने वाले, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, वो खाना जब पकाते हैं, वहां खाना पकता है देरी से। वही कुकर ले जाओ चाहे तुम उठा कर, उस कुकर में सीटी आएगी देरी से। और अगर यहाँ खाना पकाओगे ना, अपने यहाँ जमीन पे जहां अपन रह रहे हैं, वहां बोलो कुकर में सीटी जल्दी आएगी। ऐसा क्यों होता है बोलो? ऐसा इसलिए बेटा कि पहाड़ों पर जहाँ ऊंचाई ज्यादा है, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है। समझ में आ रही है बात? तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम है, मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या है, कम है। और अपने को पता है दाब जितना कम होगा, मोल भी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, तो अणुओं के ऊपर दाब ज्यादा लगेगा। ज्यादा, जितना ज्यादा दाब लगेगा, मोल बिन उतनी ज्यादा होगी। मतलब दाब लगते ही अणु क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। और जैसे मान लो चावल पका रहे हो या दाल पका रहे हो, जैसे अणु पास पास आएंगे, सब पे दाब लगेगा, दाब लगते ही वो क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? वहां ऑक्सीजन का दाब कम है ऊंचाई पर। आंशिक दाब का मतलब होता है बेटा, आंशिक शब्द का मतलब क्या होता है, एक तो मैंने कहा दाब, और आंशिक का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ाते हैं अपन दाब, एकदम से। जैसे सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा हुआ है, उसका काम है दाब को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। गैस के अणुओं को भर रखा है ना उसके अंदर, उसके ऊपर दाब लगा रहा है, जिसको अपन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पिस्टन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? उसका काम भी वही है, दाब लगाना। ठीक है, जैसे तुम उसको नॉब को घुमाते हो, घुमाते ही दाब क्या होगा, कम होगा। कम होते ही गैस के अणु बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे उसको बंद कर देंगे, बंद करते ही दाब बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात ढंग से? ठीक है, यही चीज है। तो ऊंचाई पे रहने वाले लोगों का खाना देरी से पकने का कारण है कि वहां गैसों का दाब कम, दाब कम होगा, विलयता कम हो जाएगी। दाब ज्यादा होगा, विलय हो जाएंगे, तो आसानी से पक जाएंगे। ये क्या कह रहा है धीरज?